हेलो स्टूडेंट्स, निखिल सर लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए यूपीएससी नेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स निर्देशों का पालन करना होगा। तो हम इस वीडियो में उन्हीं निर्देशों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको ध्यान रखकर ही फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपको ये abvmuup.education.in के वेबसाइट पे जाना है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे और हम इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसका हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे और आपको समझाएंगे कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कहीं कुछ आप गलत ना कर दें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी आवेदन जो फॉर्म है वो डॉक या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी फॉर्म भरा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट। तीसरा है कि अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन फॉर्म पर सभी जानकारी सही है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी गड़बड़ी आप फॉर्म भरते टाइम करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम देखते हैं ये जो है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको क्या क्या लगेगा, मैं आप इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी लगेगी आपकी। ठीक है, मोबाइल नंबर लगेगा। ठीक है, जिसके माध्यम से आप पंजीकरण करेंगे। ओके, फिर जैसे आप पंजीकरण करेंगे तो आपके ईमेल पर जो है ईमेल पर और आपके मोबाइल नंबर पे अलग अलग ओटीपी जाएगा। ओके, अलग अलग ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण हो जाएगा। ठीक है, और इसमें लिखा है कि अगर अभ्यर्थी को अपनी पंजीकरण आईडी तथा लॉगिन पासवर्ड नोट करना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और लिखा है और इस पॉइंट पे हम जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में दी गई किसी भी गलत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें ये लिखा है आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। अधूरे आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदन फॉर्म भरने से कि पहले सत्यापन प्रोफार्मा डाउनलोड करें। ये सब चीज़ें आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें एक देखिए एक ये करके है कि एक बार जमा किए गए आवेदन वापस नहीं लिए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि बैंक खाते से शुल्क की कटौती मात्र शुल्क भुगतान का प्रमाण नहीं है। ओके, इसका मतलब है कि जब आप फॉर्म को भरेंगे तो उसमें आपका बैंक का विवरण लगेगा। अगर आपका बैंक नहीं तो अपने मम्मी पापा का बैंक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या-क्या स्टेप्स हैं उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। आपका उसमें जो है ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लगेगा। ओके, अब दूसरा स्टेप इसमें क्या है कि फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका पंजीकरण हो जाएगा तो अब आपको लॉगिन करना है। ठीक है, आप लॉगिन करेंगे और आवेदन फॉर्म को भरेंगे। तीसरा स्टेप में है कि व्यक्तिगत विवरण, यानी अब आप अपना नाम, अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम, जन्म तिथि, अपने जाति, अपने जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप फिल करेंगे। अब इसमें जो है इसके बाद आप अपना एड्रेस, आपका जो भी आधार कार्ड का एड्रेस है उसको आप फिल करेंगे। अब इसके बाद जो है शैक्षिक योग्यताएँ, आपने कक्षा 10 कहाँ से पास की, आपका कितना परसेंटेज था। अगर आप क्लास 12th में अपीयरिंग हैं, यानी अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप अपना रोल नंबर वहाँ पे डालेंगे। ठीक है, फ़ोटो डालेंगे, हस्ताक्षर डालेंगे और सत्यापन शीट, यानी कि और देखो यहाँ पे जो आपका फ़ोटो होगा ना उसकी जो साइज़ होगी वो होगी मिनिमम 200 केबी, यानी 50 केबी से, केबी की बात कर रहा हूँ, एमबी नहीं, 50 केबी से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों। ठीक है, अब हम इसमें उसके बाद आपका बैंक एवं खाता विवरण लगेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक का तो आपका वो पासबुक और उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है, ये सारी चीज़ें लगेंगी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है लाइव फ़ोटो अपलोड करना, यानी कि जहाँ कहीं जिस भी साइबर कैफ़े में आप फॉर्म को भर रहे होंगे वहाँ पे आपका
लाइव फ़ोटो अपलोड होगा, ठीक है? यानी कि आप किसी को कह कर आप अपना फॉर्म नहीं भरा सकते, आपको पर्सनली वहाँ पे उसके पास रहना ही होगा। अब आप जो है इसके बाद आप शुल्क का भुगतान करेंगे, यानी अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3000 रुपये देना है, ठीक है? अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि इसके बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे, ठीक है? कि यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरने के चरण की मैं बात करूँ, इसमें बहुत सारे स्टेप्स है। तो सबसे पहले हमने आपको पहले ही बता दिया कि abvmuup.edu.in के वेबसाइट पे जाना होगा, और उसके बाद अगर आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए रजिस्टर का लिंक वहाँ पे दिया होगा, उस पर क्लिक करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी। तो देखते हैं कि कौन कौन सी जानकारी देनी होगी, ठीक है? आपका नाम होगा, प्रथम नाम, मध्य नाम अगर है, जैसे कि मान लीजिए राम कुमार किसी का नाम है, राम कुमार यादव, ठीक है? तो यहाँ पे जो राम है ये आपका पहला नाम हुआ, कुमार ये मध्य नाम हुआ यानी मिडिल नेम हुआ, और जो यादव है ये आपका अंतिम नाम हुआ, ठीक है? तो अगर किसी का किसी में जैसे कि अब है निखिल, ठीक है? निखिल है तो निखिल यादव है, तो फिर उसमें मध्य नाम नहीं है तो वहाँ पे मध्य नाम आप नहीं भरेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पिता का नाम होगा, पिता का जो नाम होगा वो आपके कक्षा 10 के जो प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट है ना, मार्कशीट है, उसके हिसाब से होगा। माता का नाम होगा, जन्म तिथि आपका, आप आधार याद रखना जब भी आप फॉर्म भरें तो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो कक्षा 10 के जो अंक प्रमाण है, प्रमाण पत्र, उसके हिसाब से भरना। फिर लिंग यानी कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, ये भरना होगा। और उसके बारे में ये ईमेल आपको देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, व्हाट्सएप नंबर, श्रेणी यानी कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं। अब उसके बाद जैसे आप ये सब भरेंगे तो आपको ना जानकारी की पुष्टि के लिए के बाद अभ्यर्थी को पंजीकरण उनके पंजीकरण ईमेल और मोबाइल नंबर पर 2 अलग-अलग ओटीपी सत्यापन प्राप्त होंगे, ठीक है? सत्यापन ओटीपी प्राप्त होंगे। इसमें क्या होगा कि यानी जब जैसे आप ये सब अपना डिटेल्स भरेंगे, पर्सनल डिटेल, तो आपके ईमेल पर अलग ओटीपी जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे अलग ओटीपी जाएगा। अब उन दोनों ओटीपी को बार-बार मतलब कि अल्टरनेट करके उसको फिल करके वेरीफाइड कर देना है, ठीक है? अब वेरीफाइड होने के बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा, ठीक है? अब देखो पंजीकरण के 1.9 स्टेप में देखो, पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत की गई प्राथमिक जानकारी को बाद में किसी भी चरण में बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। फॉर्म संशोधन विंडो के समय सीमित क्षेत्र में संपादन की अनुमति होगी, यानी कि पंजीकरण के दौरान अगर आपने अपना नाम निखिल लिख दिया है तो वो निखिल, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? और इसमें अब ये सारी चीज़ें आपके लिए, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आप उसे फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर पर क्लिक करके उसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। पासवर्ड भूल गए तो आप अपना पासवर्ड फिर से बना सकते हैं, ठीक है? और इसमें व्यक्तिगत विवरण भरेंगे, फिर अपना एड्रेस, ये सब तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, शैक्षिक योग्यताएँ और शहर, ये सब, फ़ोटो हस्ताक्षर और सत्यापन। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि इस चरण में जब फ़ोटो आप अपलोड करेंगे, इसमें फ़ोटो ग्राफ अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश क्या हैं, इसको हम जान लेते हैं, ठीक है? आपको फ़ोटोग्राफ में साफ पृष्ठभूमि में सामने से पूरा चेहरा बिना चश्मे के होना चाहिए। आपका जो चेहरा है बिना चश्मे के होना चाहिए। दोनों कान दिखाई देने चाहिए, यानी आपका जो फ़ोटो है उसमें आपका चश्मा नहीं होना चाहिए, कान दिखाई देने चाहिए। अभ्यर्थी का नाम एवं फ़ोटो लेने की तिथि, यानी कि जो फ़ोटो है ना उस पे आपका नाम होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? फ़ोटो लेने की तिथि यानी कि आपने किस दिन फ़ोटो खिंचवाया था उसको, उसका नाम, जैसे कि आपने 1 अप्रैल को या फिर आपने 20 मार्च को अगर खिंचवाया है फ़ोटो तो आपको 20/3/2025 करके होना चाहिए, ठीक है? फ़ोटो का प्रारूप जो है वो जेपीजी के फॉर्म में होना चाहिए, जेपीजी के फॉर्म में होना चाहिए। मिनिमम जो उसका साइज़ होना चाहिए वो 50 से 200 केबी का होना चाहिए।
फ़ोटो का आकार 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका वो फ़ोटो 200 केबी के अंदर होना चाहिए बस, ये ऑटोमेटिक उसी साइज़ में आ जाता है, इसकी चिंता नहीं करनी है आपको। अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। यहाँ पे नहीं पहनना चाहिए यानी कि ये ऑप्शनल है। अब यहाँ से क्लियर हुआ कि आप चश्मा पहनकर भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। अभ्यर्थी को सिर पर किसी भी प्रकार का हेड कैप नहीं पहननी चाहिए, ये भी ऑप्शनल है, आप पहन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो साइन जब जो सिग्नेचर होता है वो उसे अपलोड करने के क्या क्या निर्देश हैं उसे हम जानते हैं, ठीक है। पहला है इसमें कि हस्ताक्षर काले बाल पॉइंट पेन से सीधा होना चाहिए, सीधी लिखावट में होना चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर सफ़ेद बिना लाइन के कागज़ पर होना चाहिए, यानी कि जो आप जहाँ पे साइन करेंगे उसमें लाइनिंग लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो एक प्लेन पेपर होना चाहिए, उस पे साइन होना चाहिए। कैपिटल लेटर में किया गया हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं, यानी कि जैसे अगर मेरा नाम निखिल है तो आपको NIKH ऐसे नहीं, आपको कैपिटल लेटर में नहीं, आप स्मार्ट में या फिर स्मॉल लेटर में यूज़ करके लिख सकते हैं। हाँ, किया जाना चाहिए, ठीक है, इसको ये इम्पोर्टेंट नहीं। हस्ताक्षर में ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्सी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। ये सब भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका फ़ोटो ओरिजिनल होना चाहिए और क्या। बैंक खाता ये सब भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको इसमें ध्यान लाइव फ़ोटो अपलोड करना, तो देखो इसमें क्या क्या है कि जब आप लाइव फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो उसमें ध्यान देने के लिए क्या क्या बातें हैं, ठीक है, उसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। पोर्टल कंप्यूटर, लैपटॉप या एंड्रॉयड डिवाइस पर वेब कैम का उपयोग करके अभ्यर्थियों की लाइव तस्वीर खींचने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, तो कर देगा साइबर कैफ़े वाला। अभ्यर्थियों को अपनी तस्वीर लेते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे रोशनी अच्छी तथा साफ पृष्ठभूमि होनी चाहिए, यानी कि आप जहाँ भी फ़ोटो अपना ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करा रहे हैं वो वहाँ पे लाइटिंग मतलब होनी चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए। फ़ोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आँखों के अस्तर पे है, यानी कि कैमरा के सामने ही जस्ट सामने आपका जो है आँख होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को सीधे वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें। अभ्यर्थियों को फ़ोटो लेते समय टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए। नहीं पहनना चाहिए का अर्थ है कि आप पहन सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे कोई वो मैंडेटरी नहीं है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइव फ़ोटो का स्वरूप पहले अपलोड की गई पासपोर्ट आकार के समान होना चाहिए, ठीक है? अब लाइव फ़ोटो ये सब चीज़ें वो साइबर कैफ़े वाला ही आपको करके दे देगा, आपको इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं कि शुल्क भुगतान कैसे होगा, ठीक है? तो उसमें वो साइबर कैफ़े वाला ही कर देगा आपको, कि इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी को CNET 2025 का सफलतापूर्वक आवेदन भर लेने के पश्चात निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए पे फी फॉर BSc नर्सिंग बटन पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको फीस भरना होगा, ठीक है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि शुल्क जमा करते समय एक से अधिक बार भुगतान करने की स्थिति में रिफंड उस स्रोत पर किया जाएगा जहाँ से मूल रूप से भुगतान किया गया। जैसे कि मान लो आपने पेमेंट किया 3,000 रुपये का, ठीक है, और वो आपका वेरीफाई नहीं बता रहा है, तो इसमें लिखा है कि आपको 30 मिनट तक का इंतज़ार करना है, आधे घंटे का, कभी कभी 1 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए वो पेमेंट कैंसिल हो गया, फिर पेमेंट हो गया, आपको बताया नहीं गया, तो ये जो पैसा रिफंड होगा ना, उसी के अकाउंट में होगा जिसके अकाउंट से ये पैसा कटा होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और आवेदन फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम नवीनतम सफल भुगतान को ही मान्य किया जाएगा तथा अभ्यर्थी का यदि कोई पुराना भुगतान शेष है तो पुराना भुगतान उसी स्रोत के बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। ये भी सब ये साइबर कैफ़े वाला करेगा। अब यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और प्रिंट आपको निकाल लेना है पैसा जमा होने के बाद, ठीक है। प्रवेश पत्र भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा, आपको जब प्रवेश पत्र उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो आपका एडमिट कार्ड है, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आउट लेना आवश्यक है, ठीक है, तो आप कलर वाला निकलवा लीजिएगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा, यानी कि जो होता है ना कि डाक विभाग से आपका पेपर एडमिट कार्ड नहीं आएगा ना।
और इसमें और क्या है, डुप्लीकेशन जारी नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र नष्ट नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। प्रवेश परीक्षा के लिए निर्देश अगले अनुभाग में दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है। परीक्षा तो फिर से वही बात मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि आपका जो पेपर होगा वो 21/5/2025 को होगा, यानी 21 मई 2025 को होगा। सुबह कब होगा? प्रातः 11 बजे से, यानी सुबह 11 से अपराह्न 1:20 यानी 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट मतलब वही मैंने आपको बताया था, लगभग जो है 140 मिनट, सॉरी, यानी 2 घंटा 20 मिनट बनता है। ठीक है। तो आपका जो परीक्षा केंद्र होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे होगा। परीक्षा का जो फॉर्म प्रारूप होगा वो MCQ होगा, दोनों भाषाओं में होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। और यहाँ पे प्रदान किए गए काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके दिया जाएगा। ठीक है। प्रश्नों की संख्या हमने आपको बताया था कि 120 है। ठीक है, 120 है। और प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 अंक प्रदान किया जाएगा। कोई नकारात्मक अंक या कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी और हिंदी में होगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो इंटरमीडिएट कक्षा 12 स्तर का जो भी कक्षा 11 और 12 का जो है वो लेवल रहेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड रहेगा 20%, भौतिक विज्ञान से 20% क्वेश्चन रहेगा, रसायन से 20% जीव विज्ञान से इतना, अंग्रेजी से इतना। तो वो तो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे आती है ना कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का न्यूनतम अर्हता मानदंड इस प्रकार है। सामान्य जो के बच्चे हैं उनको 50% लाना होगा, यानी कि क्वालिफाइड माने जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका एडमिशन हो ही जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। SC ST OBC का 40%, PWD का भी 40% है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और जो है आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। अब क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, वो सारी चीज़ें इसमें, जैसे कि आप जो है एग्ज़ाम हॉल में क्या नहीं लेके जा सकते, जैसे कागज़, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, रबर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, कोई भी संचार उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच इत्यादि, जैसे पर्स, चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, टोपी, ये सब आपको अलाउ नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में। घड़ी भी अलाउ नहीं होगा, कंगन, कैमरा, किसी प्रकार का कोई आभूषण भी अलाउ नहीं होगा। तो आपको इस ध्यान रखना है, किसी प्रकार का खुला या बंद खाद्य पदार्थ, पानी की बोतल आदि ये सब अलाउ नहीं होगा। आपको अंदर ही ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है। तो आप देख लो इस वीडियो को, ये जो मैं भी इसको बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ये PDF में हो गया है। तो इसमें एक चीज़ और लिखी है, आपको पढ़ना है। CNET यानी कि सीनेट 2025 में सम्मिलित परीक्षार्थी जो अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाएंगे, उनका परिणाम रद्द कर घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो यानी कि जैसे मान लो आप पेपर एग्ज़ाम हॉल में पेपर बैठकर पेपर दे रहे हैं, तो कोई अनुचित संसाधन जैसे ऊपर दिखाया गया, जैसे कि कोई फ़ोन लेके नहीं जाना, फ़ोन लेते हुए पकड़ा गया है, तो उनका जो परिणाम है ना वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि घोषित नहीं किया जाएगा, यानी उनका रिजल्ट नहीं आएगा। इसी प्रकार उन अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जो आपने अपने आवंटित केंद्रों के अतिरिक्त किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देते हैं, अन्य अभ्यर्थी की टेक्स्ट बुकलेट OMR शीट पर लिखते हैं या किसी अन्य को अपनी OMR शीट पर लिखने देते हैं, उनका रद्द कर दिया जाएगा, उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट्स बातें हैं। परीक्षा का परिणाम आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिला है। तो अब देखो इसमें ना आपका अगर मान लो सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कॉलेज किस बेस पे मिलेगा। ठीक है। जैसे मान लो अगर 120 का ये पूर्णांक होता है, 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा है जिसका 100 नंबर है, दूसरा है उसका भी 100 नंबर है। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि किसको कॉलेज मिलेगा, किसको कॉलेज नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे दिया गया है, ये इसका रूल है कि किसको कॉलेज मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे समान अंक प्राप्त करने पे में मेरिट का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो सीनेट 2025 में यदि 2 या 2 से अधिक परीक्षार्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में योग्यता का निर्धारण निम्न प्रकार से होगा।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 बच्चे हैं, उनका 115 है या उनका भी 100 है, दूसरे का भी 100 है, तो कैसे निर्धारित होगा? तो पहले देखा जाएगा परीक्षार्थी जिसने प्रवेश परीक्षा में जीव विज्ञान में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि जैसे मान लो अगर 100 नंबर आपका है, 100 नंबर दूसरे का है, ठीक है? तो अब डिसाइड कैसे होगा किसको कॉलेज मिलेगा, किसको नहीं? तो डिसाइड होगा, पहला जो बेस है, पहला जो पॉइंट है वो होगा कि ज़ूलॉजी में, यानी कि बायोलॉजी में किसका नंबर ज़्यादा है, क्योंकि 24 नंबर का बायोलॉजी है। तो मान लो अगर ये जो पहला पर्सन है, ये जो पहला पर्सन है बायोलॉजी में, अगर इसको मान लो 24 में से 20 मिला है, और जो दूसरा पर्सन है, दूसरा विद्यार्थी है, इसको 18 मिला है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो सिलेक्शन होगा वो 20 वाले का होगा, भले ही इसका 100 है, इसका 100 है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसके पश्चात ऐसे परीक्षार्थी जिसने प्रवेश परीक्षा में रसायन विज्ञान में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, यानी जैसे मान लो हमने बायोलॉजी से कंपैरिजन किया, उसका भी 20 मिला, दूसरे को भी 20 मिला। तो अब क्या देखा जाएगा? देखा जाए केमिस्ट्री में किसका ज़्यादा है, यानी केमिस्ट्री में अगर पहले का 20 है और दूसरे का 18 है, तो सिलेक्शन 20 वाले का होगा। तो इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, इसके पश्चात ऐसे परीक्षार्थी जिसने प्रवेश परीक्षा में भौतिक विज्ञान में अगर रसायन विज्ञान का भी अंक सेम हो जाता है, तो आपको भौतिक विज्ञान का देखा जाएगा, ठीक है। फिर अगर भौतिक विज्ञान भी सेम हो जाता है, तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका देखा जाएगा। फिर 5वें में लिखा है कि अगर इसके बावजूद भी अगर बच्चे का जो है क्या कहते हैं कि नंबर सेम है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, तो अंग्रेजी में ज़्यादा नंबर जिसका होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा कॉलेज का। फिर अगर ये भी सेम हो जाता है, तो अधिक आयु वाला, यानी कि जैसे मान लो एक बच्चा है जिसकी उम्र 20 साल है और दूसरा बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल है, ठीक है, तो कॉलेज उसको मिलेगा जिसकी उम्र 20 साल है, ठीक है। अगर ये भी सेम हो जाता है, तो फिर देखो इसमें क्या है कि हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त अंक प्रतिशत, यदि अंक समान है तो विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में क्रम व्यक्तिगत अंकों की पारस्परिक मेरिट रैंकिंग और विचार किया जाएगा। इतना सब कुछ है। तो हाई स्कूल में जो प्राप्त परसेंटेज है ना, उसके आधार पर मान लो अगर किसी का 85% है और किसी का 90% है, तो 90% वाले को ही प्रेफरेंस मिलेगा। अगर दोनों का 90% है, तो विज्ञान में जिसका ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। विज्ञान में अगर ज़्यादा है तो गणित में जिसका ज़्यादा होगा, तो इसके हिसाब से वो प्रेफरेंस मिलेगा। ये काउंसलिंग प्रक्रिया मैं अगले वीडियो में आपको बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।